तो अपना क्लोरोफॉर्म का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अपने, तो उसके अंदर अपनों ने रिएक्शन देख ली थी कि किस प्रकार से वह एसीटोन के साथ अभिक्रिया करता है। उसके बाद में कुछ 2-3 रिएक्शन और रह जाती है, उन पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिएक्शन आती है एक आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन अभिक्रिया। आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराएंगे अपने किसके साथ में, प्राथमिक अमीन के साथ में। किसकी उपस्थिति में, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे, तो प्राप्त क्या होगा अपने को, आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, आइसोसाइनाइड अभिक्रिया बोल देते हैं। अभिक्रिया में होता क्या है कि यह अभिक्रिया प्राथमिक अमीन व क्लोरोफॉर्म के फ्रिक्शन के लिए प्रयोग की जाती है। यह अभिक्रिया क्या की जाती है, प्राथमिक अमीन प्लस में क्लोरोफॉर्म के फ्रिक्शन के लिए प्रयोग की जाती है। कि प्राथमिक अमीन कोई यौगिक है, वो कौन सा प्राथमिक अमीन है या द्वितीयक अमीन है, जो यौगिक ले रहे हैं उसकी प्राथमिक यानी प्राथमिक अमीन का जब परीक्षण करते हैं ना अपने, तो उसकी क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करा के देखते हैं। उपस्थिति किसकी ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ले लेते हैं कि प्राथमिक अमीन है या द्वितीयक अमीन है या तृतीयक अमीन है। प्राथमिक अमीन होता है तो वो क्लोरोफॉर्म के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं अपने, आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन बोल देते हैं। अमीन वाले चैप्टर के अंदर भी सेम की सेम रिएक्शन मिलेगी आपको, ऐसे ही रिएक्शन होगी, ऐसी मैनेजमेंट होगी। तो यहाँ पर आराम से समझ लो इसे। तो इसमें अंदर होता क्या है कि इसमें क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करता है किसके साथ में, प्राथमिक अमीन के साथ में। प्राथमिक अमीन की जगह मैंने क्या लिया, मेथिल अमीन लिया। मेथिल अमीन यानी क्लोरोफॉर्म की जब अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ, प्राथमिक अमीन के साथ में, प्रेजेंसी किसकी रखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या प्राप्त होता है अपने को, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर मेथिल जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसे मैं क्या बोल दूंगा, मेथिल आइसोसाइनाइड बोल दूंगा। आइसोसाइनाइड बोल दूंगा इसे मैं। यानी प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई जाती है तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसलिए इसे कौन सी अभिक्रिया बोल देते हैं, आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन अभिक्रिया बोल देते हैं। तो इसके बाद में जब अभिक्रिया को संतुलित करके देखते हैं तो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को बनाना क्या, प्राथमिक यानी आइसोसाइनाइड बनाना। आइसोसाइनाइड बनाने के बाद में चेक किया तो 3 अणु जल के निष्कासित हो गए और 3 अणु क्या निष्कासित हो गए, पोटेशियम क्लोराइड के निष्कासित हो गए। इसी प्रकार से अगर अपने प्राथमिक अमीन के तौर पर एनिलीन लेते हैं यानी एरोमेटिक प्राथमिक अमीन लेते हैं, इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसका आईपीसी नाम और साधारण नाम दोनों क्या होता है, एनिलीन होता है। ये आपको बताया हुआ कि एनिलीन की भी अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो भी क्या प्राप्त होगा, आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। यहाँ पर कौन सा आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा, तो इसे क्या बोल देंगे अपने, फेनिल आइसोसाइनाइड बोल देंगे। फेनिल आइसोसाइनाइड बोल देंगे। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि C6 और H5 क्या होता है, फेनिल होता है, तो इसलिए मैंने फेनिल शब्द यूज कर लिया। और NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है, तो मैंने आइसोसाइनाइड लगा दिया। इसे क्या बोलेंगे अपने, फेनिल आइसोसाइनाइड बोलेंगे। अगर प्राथमिक अमीन अपने कौन से लेते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला लेते हैं, तो क्या प्राप्त होता है अपने को, फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अगर अपने कौन से लेते हैं, बिना इन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला प्राथमिक अमीन लेते हैं, तो कौन क्या प्राप्त होता है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड होता है। यहाँ पर मैंने मेथिल यूज किया तो इसलिए मैंने क्या लगा लिया, इसके साथ में मेथिल आइसोसाइनाइड लगा लिया। यहाँ पर मैंने एनिलीन यूज किया तो इसके साथ में क्या लगा लिया, मैंने फेनिल आइसोसाइनाइड यूज कर दिया। यानी ये आइसोसाइनाइड बनाने की परीक्षण की विधि है। अभिक्रिया होती कैसे, इसकी मैनेजमेंट अपने को दी गई है। यानी इसकी क्रिया विधि किस टाइप से होती है कि अभिक्रिया ऐसे कैसे संपन्न हो रही है, मेथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण कैसे हो रहा है, फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण कैसे हो रहा है, साइनाइड ही क्यों नहीं बन रहा, तो इसके बारे में मैनेजमेंट दे रखी है। इसमें होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जो अपने क्या कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, आयनों में विभक्त होता है। आयनों में विभक्त होने का मतलब कि वो पोटेशियम आयन प्लस में हाइड्रोक्सी आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है।
अब ये हाइड्रोक्सी आयन क्या करता है, क्लोरोफॉर्म पर आक्रमण करता है। और क्लोरोफॉर्म पर अपने को पता है कि होता है क्या, क्लोरोफॉर्म की संरचना इस टाइप से होती है। ये तीनों क्लोरीन परमाणु क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक परमाणु के होते हैं। ये क्या करते हैं, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण कार्बन परमाणु पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। फिर ये क्या कर लेता है, हाइड्रोजन परमाणु के बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, प्लस चार्ज का आ जाता है। तो हाइड्रोक्सी समूह की प्रेजेंसी के कारण ये हाइड्रोजन परमाणु क्या कर देता है, अपने बंध के इलेक्ट्रॉन को इस पर स्थानांतरित करके खुद क्या हो जाता है, प्लस के रूप में निष्कासित हो जाता है। ये प्लस वाला क्या करता है, फिर हाइड्रोक्सी समूह के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, HOH, जिसे क्या बोलते हैं अपने, जल का अणु बोल देते हैं। जल के अणु का रूप में निष्कासित हो जाता है। शेष रूप में अपने को रह क्या जाता है, कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव। इसे क्या बोल देते हैं अपने, ट्राई क्लोरो। कार्बन पर ऋणायन है तो इसे बोलेंगे क्या, कार्बो ऋणायन। कार्बो ऋणायन का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। प्रथम स्टेप में क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, K+OH आयनों में विभक्त हुआ। यह हाइड्रोक्सी आयन ने क्या किया, जो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु था उसे क्या कर लिया, प्लस आयन के रूप में विभक्त करवा लिया और उसके साथ में जुड़कर जल के एक अणु का क्या कर दिया, निष्कासन कर दिया। उसके बाद में अपने पास बचा क्या, ट्राइक्लोरोकार्बोरेनाइन बचा। ये ट्राइक्लोरोकार्बोरेनाइन क्या होता है, क्लोरीन आयन का निष्कासित करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, दो रह जाएंगे तो दो को क्या बोलेंगे अपने, डाई क्लोरो कार्बिन मुक्त मूलक बोल देते हैं, इसे कार्बिन मुक्त मूलक बोल देते हैं। डाई क्लोरो कार्बिन मुक्त मूलक बोल देते हैं, क्योंकि अपने ने पढ़ा था कि ये संरचना किसकी होती है, कार्बिन की होती है। इसे क्या बोलते हैं अपने, कार्बिन ही बोलते हैं ना। उसके साथ में जुड़ा क्या हुआ है, 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसलिए 2 डाई क्लोरो यूज कर लिया। कार्बिन हो गया, डॉट अपने को पता है किसके रूप में यूज किया जाता है, मुक्त मूलक के रूप में यूज किया जाता है, तो लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, मुक्त मूलक लगा दिया। हुआ क्या कि जो ट्राइक्लोरोकार्बोरेनाइन था वो अपने में से क्लोरीन आयन का निष्कासित करके किस में कन्वर्ट हो गया, डाइक्लोरोकार्बिन मुक्त मूलक में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन मुक्त मूलक क्या करता है कि इसके पास कार्बन परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो अपने Cl 1 2 3 4 5 6 है, इसको कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या है, कमी है। और इधर नाइट्रोजन परमाणु क्या है, नाइट्रोजन परमाणु के पास में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, इस कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित कर देगा, जिसके कारण इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, और इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। इस टाइप से ये क्या कर लेगा, एक मध्यवर्ती यौगिक बना लेगा। फिर एंडिंग में क्या करेगा, ये दोनों Cl को निष्कासित कर देगा और दोनों हाइड्रोजन परमाणु को नाइट्रोजन परमाणु क्या कर देगा, निष्कासित कर देगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट को फिर से देखते हैं अपने। था पहले स्टेप में क्या था कि पहले स्टेप के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, वो किस में टूट रहा था, K+OH आयन में टूट रहा था। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था कि जो अपने पास क्या था, क्लोरोफॉर्म था, क्लोरोफॉर्म क्या कर रहा था, हाइड्रोजन परमाणु के बंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर इसे H+ आयन के रूप में निष्कासित कर रहा था। ये H+ आयन OH के साथ में जुड़कर क्या बना रहा था, जल का अणु बना रहा था, और किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, इस पर चार्ज कौन सा आ जाता, नेगेटिव। इसे क्या बोल देते हैं अपने, ट्राइक्लोरो कार्बोरेनाइन बोल देते हैं ना। अभी ट्राइक्लोरोकार्बोरेनाइन क्या हो जाता है, सेकंड स्टेप के अंदर क्या करता है कि अपने में से क्लोरीन का क्या कर देता है, रेनाइन के रूप में निष्कासित कर देता है, मतलब क्लोरीन आयन के रूप में ये क्या कर देता है, इसे निष्कासन कर देता है, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्लोरो कार्बिन मुक्त मूलक में कन्वर्ट हो जाता है। अभी डाइक्लोरोकार्बिन मुक्त मूलक के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है,
इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, क्योंकि कार्बन परमाणु पर अपने चेक करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, लेकिन इसको चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अपने को पता है प्राथमिक कमी, यहाँ पर अपने मैथिल ही ले लेते हैं ताकि आपको समझ हो जाए कि आइसोसाइनाइड कैसे बनाता। मैथिल ले लिया अपनों ने। इसके पास क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और अपने को पता है कि कार्बन परमाणु के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, इसे क्या चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इस पर स्थानांतरित करता है। 2 इलेक्ट्रॉन पर इसको स्थानांतरित करने पर क्या हो जाता है कि नाइट्रोजन परमाणु पर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव का। और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए किसने, कार्बन परमाणु पर दिए, तो इसका तीर कौन सा आ जाएगा, देने के लिए निशान यही तीर का होता है। तो सी, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट थे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, किसके कारण, क्योंकि इसने क्या किया है, नाइट्रोजन परमाणु ने अपने दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा क्या किया, स्थानांतरित किया। साथ में Cl इसके क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। अब देखो Cl परमाणु क्या करेगा, दोनों के बंध के इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करेगा। ये बंध के इलेक्ट्रॉन को लेगा, इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, इस पर चार्ज पॉजिटिव। फिर Cl का क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 Cl, यहाँ से क्या निकलेंगे H+, ये निकल के क्या कर लेंगे, 2 HCl बना लेंगे। और बाद में अपने पास रह क्या आ जाएगा, CH3N, एक तो दे रखा था इसके साथ। तो इसके साथ में हुआ क्या, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर प्रेजेंस पड़े हैं पहले इसी के पास, बंध के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, मतलब जो क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुए वो तो इस बंध के हुए हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पड़ा ही है। और ये हाइड्रोजन परमाणु से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले रहा है, मतलब चार्ज इस पर कौन सा आ रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये क्या कर लेगा, साझा कर लेगा और क्या बना लेगा, आइसोसाइनाइड का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो इसके अंदर फिर से देखते हैं अपने कि था क्या, तीसरी बार हो जाएगा, बस इतनी ठीक है, 2 बार ही ठीक है। ये चीज आप क्या कर लेना, देख लेना, और बाकी स्टेप है नहीं, 2-3 बार इसे लिख के देखोगे ना तो इजी लगेगा। उसके बाद में इसकी रिएक्शन आती है, थर्ड रिएक्शन की एक राइमन तिमान अभिक्रिया बोलते हैं उसे, राइमन तिमान अभिक्रिया। राइमन तिमान अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एल्कोहल की अभिक्रिया करवाई जाती है। एल्कोहल भी कौन सा होता है, एरोमेटिक, मतलब फिनोल की अभिक्रिया करवाई जाती है, किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है और प्रेजेंसी वो ही रखी जाती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बनाता क्या है ये, तो बनाने के लिए ये 2 हाइड्रोक्सी, जिसे क्या बोल सकते हैं अपने 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण करता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण करता है। अब अभिक्रिया की मैनेजमेंट कैसे होगी, तो मैनेजमेंट समझोगे बहुत हार्ड हो जाएगी। डायरेक्ट ही ये स्टेप ध्यान रख लो कि फिनोल की अभिक्रिया करवानी है किसके साथ में, मेथिल क्लोराइड यानी क्लोरोफॉर्म के साथ में प्रेजेंसी किसकी रखनी है, तो प्रेजेंसी रखनी है अपने को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने को प्राप्त क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसे क्या बोल सकते हैं वैसे अपने, सैलिसिलैल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसे, सैलिसिलैल्डिहाइड भी क्या कर देते हैं, इसे बोल सकते हैं। ऐसे भी बोल देते हैं डायरेक्ट कि आप किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म से सैलिसिलैल्डिहाइड का निर्माण करोगे या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण करोगे। तो उसमें राइमन तिमान अभिक्रिया अपने को क्या रखनी होती है, ध्यान में रखनी होती है। राइमन तिमान अभिक्रिया में होता क्या है, तो फिनोल की अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ में, और क्या रखा जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सह उत्पाद यानी क्रियाकारक के रूप में यूज किया जाता है इसे भी। और बनता क्या अपने 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे क्या बोल देते हैं, सैलिसिलैल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो 3 KCl निकल जाता है और 2 जल के अणु निकल जाते हैं। 2 जल के अणु क्यों निकलेंगे, जो 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन संतुलित हो रहे हैं, 1 ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ रहा है, तो 1 ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़कर
एक ऑक्सीजन मतलब दो ऑक्सीजन रह जाते हैं, 2 ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़कर जल के अणु का क्या कर रहे हैं, निष्कासन कर रहे हैं। सैलिसिल्डिहाइड में होगा क्या, तो अभिक्रिया में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, फिनोल की अभिक्रिया करानी है क्लोरोफॉर्म व हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करानी है। मैनेजमेंट समझनी है तो मैनेजमेंट के अंदर सिंपल सा बता देता हूं आपको कि कैसे होती है रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे पहले स्टेप क्या था अपना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, K प्लस OH आयन को विभक्त कर देता है। अब ये OH आयन क्या करता है, डायरेक्ट स्टेप Cl आयन को निष्कासित कर देगा और प्लस में जल के अणु का निष्कासित करके क्या बना लेगा, ये डाइक्लोरोकार्बन मुक्त मूलक बना लेगा। डाइक्लोरोकार्बन मुक्त मूलक क्या करेगा, बेंजीन के साथ में अभिक्रिया करेगा। बेंजीन में होगा कि अपने को पता है फिनोल है, फिनोल के साथ में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। कैसे करेगा, तो फिनोल का जो OH परमाणु है वो अपने से निष्कासित कर देगा और यहाँ पर क्या लियाएगा, नेगेटिव का चार्ज लियाएगा। अब ये नेगेटिव का चार्ज इधर स्थानांतरित हो जाएगा और ये बंद के इलेक्ट्रॉन किधर स्थानांतरित हो जाएंगे, इस कार्बन पर स्थानांतरित हो जाएंगे। इस कार्बन पर स्थानांतरित होने के बाद में क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज नेगेटिव का आ जाएगा, इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। तो अपने ऐसे लिख सकते हैं कि O वैसा वैसा डबल बॉन्डिंग पड़ा है, इस पर चार्ज नेगेटिव का है तो इसके साथ में Cl2 जुड़ गया और चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव, साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु पड़ा है, नेगेटिव का चार्ज पड़ा है, साथ में हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि इसके साथ में क्या था, हाइड्रोजन परमाणु था, वो अपनों ने क्या कर दिया, इसके साथ वैसे दिखा दिया। उसके बाद में होगा क्या, बंद के इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास स्थानांतरित हो जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा सेकंड स्टेप के अंदर। तो O नेगेटिव चार्ज, ये बंद क्या हो गया, संतुलित हो गया। उसके बाद में C इसके साथ में पड़ा है, 2 मुक्त मूलक पड़े हैं, उसके बाद में Cl जुड़ा हुआ है, उसके बाद में Cl जुड़ा हुआ है। फिर क्या होगा, 2KOH यूज करेंगे, एक हाइड्रोजन परमाणु भी पड़ा है इसके साथ में, 2KOH यूज करेंगे, वो क्या करेगा, डायरेक्ट इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, फिनोल के अंदर कन्वर्ट कर देगा और क्या निकाल देगा, यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से Cl को किस में प्रतिस्थापित कर देगा, 2KCl में प्रतिस्थापित कर देगा और जल के रूप में एक जल के अणु का निष्कासन कर देगा, H2। ये अभिक्रिया होती है, इसकी मैनेजमेंट होती है। ये OH आयन आता कहां से है, तो अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया करता है किसके साथ में, तो ये OH आयन के साथ में अभिक्रिया कर सकता है, H यहाँ से निष्कासित हो सकता है जल के अणु के रूप में O, और ये चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, मैनेजमेंट होती है। सिंपल सा समझने के लिए रखना है इसे माइंड में, वैसे नहीं रखना। डायरेक्ट अपने को याद क्या करना है कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवानी है किसके साथ में, फिनोल के साथ में। प्रेजेंसी किसकी रखनी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। बनेगा क्या, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा, जिसे सैलिसिल्डिहाइड भी बोलते हैं, और अभिक्रिया क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। उसके बाद में फोर्थ रिएक्शन आती है अपनी लास्ट। फोर्थ रिएक्शन में क्या होगा कि इसकी एल्कीन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, किसके साथ में, एल्कीन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी, क्लोरोफॉर्म की। तो ये अभिक्रिया किसके उत्पाद बनाएगी, तो मार्कोनिकोव के विपरीत नियमानुसार उत्पाद बनाएगी। मतलब कोई एल्कीन ले रहे हैं अपने, जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, प्रोपिन ले लिया, अभिक्रिया करवा रहा हूँ किसके साथ में, तो कार्बन क्लोरोफॉर्म के साथ में। तो अभिक्रिया का ऋणात्मक भाग मतलब CCl3 यही होगा, और धनात्मक भाग यही होगा क्लोरोफॉर्म के अंदर। यानी क्रियाकारक का ऋणात्मक भाग, यानी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार क्या था कि क्रियाकारक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन विपरीत बनाना है तो अपने को करना क्या होगा कि अभिक्रिया का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जोड़ेंगे जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु क्या है, ज्यादा है। तो उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा, CH3 CH, हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ अटैच हो गया, CH2 CCl3। इसका आईपीएच नामकरण करेंगे तो 1 1 1 3 बार है, एक स्थिति पर है, ट्राई यूज हो जाएगा, क्लोरो, लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 पर क्या होता है, प्रोपेन। ये इसका क्या हो जाएगा, सामान्य नाम हो जाएगा। ठीक है,
तो ये लास्ट अभिक्रिया थी अपनी एल्केन के साथ में किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करा रहे हैं। और उत्पाद बनेगा वो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराएंगे तो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, मार्कोनिकॉफ के विपरीत बनेगा, मार्कोनिकॉफ के विपरीत बनेगा, विपरीत बनेगा। ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में इसके कुछ उपयोग होते हैं कि क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पहले बता चुका हूँ आपको, निषेचक में किया जाता है। फिर आप लिख सकते हो कि इसे क्लोरोटोन बनाने में किया जाता है। क्लोरोटोन का यूज किस में किया जाता है, तो निंद्राकारी रूप में किया जाता है, अर्थात नींद की गोलियां बनाने में किया जाता है। फिर क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो क्लोरोपिक्रिन बनाने में किया जाता है। क्लोरोपिक्रिन का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो युद्ध गैस में किया जाता है। फिर अपने कह सकते हैं कि अमीन के प्राथमिक अमीन के परीक्षण में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है, विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। इतने तो टॉपिक बहुत होते हैं, इनमें से 5-6 क्या कर लो आप याद ही रख लो। डायरेक्ट अपने जो अभिक्रिया मनाते आ रहे हैं, अभिक्रिया में जो उत्पाद बनाए हैं वही क्या करेंगे अपने उसकी यानी जो उपयोग होंगे उपयोग के अंदर लिख लेंगे कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग निषेचक के रूप में, वो बताया था आपको स्टार्टिंग में कि कैसे इसका निषेचक के रूप में उपयोग करते हैं। कल अपने अभिक्रिया पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म की और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। थैंक यू।